वेलकम स्टूडेंट्स, तुम्हारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एमएस स्टडी क्लास में। मैं मुकेश चौहान एक बार फिर लेके आया हूँ आपको मैथमेटिक्स। और आपके सामने मैथमेटिक्स में जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आज मैंने नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, जैसे कि मेंसुरेशन का 3D स्टार्ट किया है, जिसका मैं पार्ट नंबर 1 आपको स्टडी कराऊंगा, यानी कि इंट्रोडक्शन दूंगा कि 3D है क्या। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है 17 पार्ट्स में पढ़ा चुका हूं। आप मेरी सारी वीडियोस पिछली देखोगे तो 17 पार्ट्स में पढ़ा चुका हूं। उसमें 2D के बारे में बताया है, 2 डायमेंशन के बारे में बताया है, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई पे काम करना बताया है, जिसमें मैंने आपको एरिया और पैरामीटर के बारे में बताया। तो बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है, आगे भी चलती है, यानी कि हम 2D के बाद में 3D भी पढ़ते हैं। होता 4D तक है, लेकिन हमारे पास जो सिलेबस में है वो 2D और 3D है। ठीक है, तो 2D के तो मैंने आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, आपका ट्रेपेजियम हो, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हो, अलग अलग डायग्राम्स के सवाल हो, सारे जितनी भी चीज़ें हैं मैंने लगभग वहाँ से कवर करा दी हैं। सिर्फ आपको सिर्फ अब प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब मैं 3D आपके लिए लेकर आया हूँ, यानी कि 2D पढ़ ली हमने, 3D लेकर आया हूँ। 3D जैसे कि 3D का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। 3D होता है हमारे पास 3 डायमेंशन। क्या होता है? 3 डायमेंशन, यानी कि त्रिविमीय। ठीक है, यानी कि जहां पर 3 बीमाएं होती हैं। कहां पर? जहां पर 3 बीमाएं होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक्स वाई प्लेन पर काम करना बताया था, आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर हम 2D पर वर्क करते हैं तो सिर्फ 2 प्लेन पे वर्क करते हैं, एक्स और वाई प्लेन पर। यानी कि ये तो हमारा एक्स प्लेन हो गया, ये हमारा वाई प्लेन हो गया, यानी कि ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर ट्राइंगल बनाना चाहें तो ट्राइंगल बन सकता है, यहाँ पर हम चतुर्भुज बनाना चाहें चतुर्भुज बन सकता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ कहाँ बनती थी? 2D पर बनती थी। यानी कि इसमें जो था तीसरा हमारा फ्रेम नहीं था, यानी कि सिर्फ इसमें क्या फ्रेम थे? एक्स और वाई फ्रेम थे हमारे पास। अगर इसमें हमारा एक जेड फ्रेम और हो जाए, यानी क्या हो जाए? जेड और हो जाए। जेड का मतलब क्या है? ये तीसरी बीमा है इसकी, यानी कि तीसरी बीमा। अब इसमें क्या ना, हम वैसे तो दिखा नहीं सकते, ये पीछे की तरफ जाती हुई होती है। पीछे की तरफ का मतलब है इसमें ऐसी कोई डायग्राम या ऐसा कोई शेप जिसमें हमारी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई या गहराई भी हो। ठीक है, ऐसा कोई डायग्राम या ऐसी कोई शेप जिसमें हमारी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो या गहराई हो। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती है? 3D की होती है। यानी कि एक डायमेंशन ये हो गई हमारी लंबाई की, एक ये मान लीजिए चौड़ाई की, और ये पीछे गहराई या ऊंचाई की मान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है? 3D डायमेंशन होती है। इस 3D पर हम वर्क करते हैं। इस एग्जाम्पल से और समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक पेपर है, एक पेपर में आप पानी वगैरह तो फिलअप कर नहीं सकते हो। आप बताइए, जब तक उस पेपर को फोल्ड नहीं करोगे तब तक पानी वगैरह नहीं, उस पर आप लिख सकते हो, यानी कि उसके एरिया पर वर्क कर सकते हो, उसके अंदर वर्क नहीं कर सकते हो। अगर मान लीजिए उस पेपर को ही मैंने एक रोल बना दिया, रोल बनाने का मतलब है कि पेपर को मैंने एक सिलेंडर शेप में ले लिया। सिलेंडर शेप का मतलब जैसे कि ये हमारा मार्कर है, ये भी क्या है? एक सिलेंडर शेप में है, यानी कि बेलनाकार आकृति है। अगर मैंने उस पेपर को बेलनाकार आकृति में ले लिया तो वो हमारी 3D शेप हो गई। 3D शेप क्यों हो गई? क्योंकि उसमें क्या है, हमारा कुछ आ सकता है, यानी कोई वो ठोस आकृति भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये हमारा, इसके अंदर इंक की तो होगी, यानी कि इंक जब तक नहीं भरी जाएगी जब तक इसमें क्या होगा, इसके अंदर स्पेस नहीं होगा। यानी कि ऐसी कोई आकृति जिसके अंदर या तो वो ठोस हो या लिक्विड आ सके, ऐसी कोई शेप या ऐसा कोई डायग्राम जिसके अंदर हमारा लिक्विड आ सके या फिर कोई ठोस चीज आ सके। ठीक है, वो सारी चीजें क्या होती है? हमारी 3D के अंदर होती है, 3 डायमेंशन के अंदर होती है। पहली बात देखिए, मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। पहले आप यूनिट के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि यूनिट के बारे में समझना बहुत जरूरी है। बेसिक पार्ट से इसमें समझ लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट डाल लीजिए। चलो आज मैं बताता हूं उसके बारे में। इंट्रोडक्शन जो आपके लिए यूजफुल है बहुत। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट। यूनिट का मतलब है कि जो मात्रक होते हैं हमारे, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1 मीटर, या हम कह लेते हैं 1 किलोमीटर। किलोमीटर से स्टार्ट करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा, अगर इसे मीटर में चेंज करना तो 1000 मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर क्या हो गया? 1000 मीटर। अगर मैं 1 मीटर को चेंज करता हूं तो ये सेंटीमीटर में चेंज होगा, तो 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। समझने की कोशिश करना यहाँ पर। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारा 10 mm होता है। mm का मतलब होता है मिलीमीटर।
mm का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर होता है, ठीक है। ये बात समझ रहे होंगे। 1 किलोमीटर बराबर क्या हो गया हमारा 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर क्या हो गया 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया हमारे पास 10 मिलीमीटर। यही हमारी यूनिट्स आएंगी और इन्हीं यूनिट्स पर हमारा क्या होगा 2D और 3D में वर्क होगा। तो ये तो लेंथ की यूनिट हुई। किसकी यूनिट हुई हमारी, लेंथ की यूनिट हुई। अगर मैं एरिया की यूनिट की बात करता हूं, समझिएगा बहुत ध्यान से, एरिया की यूनिट की बात करता हूं तो एरिया हमारा 1 वर्ग किलोमीटर होगा। क्या होगा हमारे पास, एरिया वर्ग किलोमीटर में होगा। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 1000 का वर्ग मीटर हो जाएगा। बात समझिएगा कैसे, क्योंकि आप 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी कह रहे हो 1000 मीटर, तो 1 वर्ग किलोमीटर की वैल्यू क्या होगी 1000 मल्टीप्लाई 1000 मीटर। ये ऐसे लिखते हैं आप, मान लीजिए 1000 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, 1000 मीटर मल्टीप्लाई 1000 मीटर, तो ये हमारा 1 वर्ग किलोमीटर की जो यूनिट हो जाती या 1 वर्ग किलोमीटर का जो मान हो जाता वो 1000 की पावर या 1000 स्क्वायर वर्ग मीटर, ठीक है, ये आपका हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही सेम हम अगर 1 वर्ग मीटर की बात करें, इस वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में चेंज करना है, वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग का मतलब है कि 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमें 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर को 1 वर्ग मिलीमीटर में चेंज करना है तो 10 स्क्वायर मिलीमीटर, ये आपका हो जाएगा। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये ही एग्जामिनेशन में तुम्हें चेंज करने को ही आएगा। क्यों से, कि बच्चा क्या काम करता है, ऐसे करता है कि 1 वर्ग किलोमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो आप 1000 से ही गुणा कर देते हो। नहीं, 1000 की 2 बार मल्टीप्लाई होगी अगर वर्ग मीटर में चेंज करना, 1000 मल्टीप्लाई 1000 वर्ग मीटर, तब जाकर ये होगा। क्योंकि आप समझो 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर, अरे यही तो मतलब है लंबाई गुणा चौड़ाई 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर की वैल्यू 1000 मीटर तो होगी, और यहाँ पर कितनी होगी हमारे पास 1000 मीटर, अरे इसकी 1000 मीटर इसकी 1000 मीटर, तो ये तो हो गया 1 गुना 1, और ये किलोमीटर का क्या हो जाएगा पावर हो जाएगी, बराबर क्या हो जाएगी 1000 की पावर 2 अर्ग वर्ग मीटर। तो यही तो आपका हो गया, ठीक है। तो इतनी सी बात समझने की है यहाँ पर। अगर मैं वॉल्यूम पे आता हूँ, देखिए ये तो हो गया लेंथ पर, ये एरिया पर। अगर मैं वॉल्यूम पे आता हूँ, वॉल्यूम का मतलब आयतन, देखिए ये 1D हमारे पास डायमेंशन है, यहाँ 2 डायमेंशन है, और अब वॉल्यूम की बात करते तो कितनी डायमेंशन हो जाएंगे हमारे पास 3 डायमेंशन हो जाएगी। यानी कि जब वॉल्यूम की बात होगी तो 3 डायमेंशन होगी, एरिया की बात होगी तो 2 डायमेंशन होंगी, और लेंथ या पैरामीटर या परिमाप या परिधि की बात होगी तो 1 डायमेंशन होगी। यानी कि अगर किसी लेंथ का या पैरामीटर का या हमारा परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस का अगर हमें यूनिट देखना है तो वो मीटर या सेंटीमीटर किलोमीटर में होगा, और अगर हमें एरिया का यूनिट देखना है तो एरिया का वर्ग में होगा। वर्ग का मतलब है पावर 2 में होगा, यानी कि वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, वर्ग मिलीमीटर। ऐसे ही हमारा अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारा 3D होता है। मैंने बताया आपको वॉल्यूम क्या होता है हमारा 3D होता है, तो वो हमारा घन में होगा। घन का मतलब है अगर मैं बात करूं 1 घन मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1000 घन मीटर के, यानी 1000 की पावर 3 घन मीटर के हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक उसकी बात कर लेता हूँ, 1 वर्ग मीटर की बात कर लेता हूँ, समझने घन मीटर, 1 घन मीटर की बात कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 100 की पावर 3 घन सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात कर लेता हूँ, 1 घन सेंटीमीटर की, 1 घन सेंटीमीटर की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 3 घन सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बात याद रखनी है। अगर ये आप 3 बातें याद रख लीं तो आपका चेंजेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चेंजेस करने में प्रॉब्लम क्यों नहीं होंगी आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं होंगी क्योंकि अगर वर्ग लगा हुआ होगा तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, घन लगा हुआ होगा तो यहाँ पावर कितनी लग जाएगी 3 लग जाएंगे, यानी कि तीनों में ऐसे कर सकते हैं। अगर ये 1 घन मीटर की वैल्यू हमें सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आ जाएगी तो ये आपका चार्ट बन जाएगा। तो ठीक है, तो ये पूरा चार्ट समझ पा रहे होंगे आप। अगर इसको इन्वर्स करना चाहते हो तो इन्वर्स ऐसे हो जाएगा, देखिएगा जैसे अभी मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर लिखा है, आप समझिएगा इस बात को। अगर मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर लिखा है तो 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम वाले चैप्टर में काम देता है। वो कहता है कि एक हमारे पास पाइप है, उसकी जो रेडियस है वो इतने mm है,
और उसे हमें सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करनी होगी तो किससे भाग करनी होगी, 10 से। अगर मैं यहां बात कर लेता हूं, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं कहूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर, तो आप कहोगे 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। कहने का मतलब ये है सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग करनी पड़ेगी। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो किससे भाग करनी पड़ेगी, 100 से भाग करनी पड़ेगी। और अगर 1 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो हमारे पास किससे भाग करनी पड़ेगी, 1000 से भाग करनी पड़ेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक। सेम यहां पर ऐसे हो जाएगा, सेम क्या, अगर वर्ग की बात होगी, स्क्वायर की बात होगी, एरिया की बात होगी, तो आप यहां पर स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिएगा। और अगर वॉल्यूम की बात होगी तो यहां पर क्या लगा दोगे, आप सारे घन घन लगा दोगे। तो ये यूनिटें समझ में आ रही होंगी हमारे, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यही देखिए बेसिक चीजें क्या होती हैं, यही बेसिक चीजें होती हैं। तो ये बच्चा क्या काम करता है, वहां कन्वर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास दूरी तो किलोमीटर में दे रखी है और एक पहिया है, पहिए की जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर से मीटर बनाओ या फिर किलोमीटर से सेंटीमीटर पे आओ। ये सारी चीजें हमें इस वॉल्यूम के या 2D के चैप्टर्स में करनी पड़ती हैं। जब तक यूनिटें सेम नहीं होती तब तक हम एग्जामिनेशन में सवाल ही सोल्व नहीं कर सकते। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है बात ये वाली। चलिए अब नेक्स्ट जाता हूं मैं, इसको मैंने समझा दिया आपको यूनिट के बारे में। यही यूनिट काम आती है आपको, इसके अलावा जल्दी से बैरल या आपको कुछ दिया हुआ होगा उसमें इतना काम नहीं आता है। सिर्फ आपको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये 4 यूनिटें हैं। इनको आप अच्छे से याद रख लेना इस चार्ट के माध्यम से, और चारों आपके समझ में आ गई तो फिर आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 2D 3D क्या है, देखिए 3D में सबसे पहला अगर मैं एक चार्ट बनाऊं, 3D में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। पहले 3D में सबसे पहले हम वॉल्यूम पे काम करेंगे, ठीक है, आयतन से बोलते हैं हम। उसके बाद हम CSA, जिसे हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सारी बातें मैं इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ऐसा समझ लेना कि ये जो पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ 3D है, ठीक है। उसके मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। उसके बाद एक LSA होता है, CSA LSA एक ही होता है, अंतर थोड़ा सा होता है, बाद में बताऊंगा। अभी लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इसका मतलब होता है पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है। एक हमारा होता है TSA, TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है जी, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मैं इन सब के बारे में फिलहाल बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने ये सारी बातें सीख ली कि ये है क्या, तो आप एग्जामिनेशन में, देखिए होता क्या है ना, एग्जाम में डायरेक्टली नहीं कहता वो ये नहीं कहता क्वेश्चन वाला कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालिए, वो तो कहेगा कि सतह क्षेत्रफल निकालिए। अब सतह क्षेत्रफल वो हमारा टोटल भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लिटरल भी हो सकता है, डिपेंड ऑन शेप होगा वो, यानी कि वो शेप कैसी होगी 3D की, वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो हमारा कैसा एरिया होगा, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश करना है आपको कि वॉल्यूम क्या है, CSA क्या है, LSA क्या है, या हमारा TSA क्या है। तो सबसे पहले जाते हैं हम वॉल्यूम पे, ठीक है। सबसे पहले किस पे आते हैं, वॉल्यूम पे। मैंने अभी बताया था कि वॉल्यूम की जो यूनिट होगी हमारी, वॉल्यूम की जो यूनिट होगी हमारी क्या क्या होंगी, मैंने बताया था, या तो घन किलोमीटर होगी, या घन मीटर होगी, घन सेंटीमीटर होगी, या हमारी घन मिलीमीटर होगी। यही होगी जो क्यूब में होती है, आपको मैंने बता दिया है, कोई परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसमें एक बात और समझने की है, क्या बात समझने की, ध्यान से देखते रहना। बात समझने की है कि अगर मुझे 1 लीटर की वैल्यू निकालनी, तो 1 लीटर बराबर जो होता है वो 1000 घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। इस बात को आप यहाँ पर अच्छे से कंटेस्ट कर लेना कि अगर मुझे 1 लीटर की वैल्यू निकालनी है तो वो किस डायमेंशन से निकल के आएगी, 1000 घन सेंटीमीटर। यानी कि अगर किसी पोर्ट का या किसी बर्तन का या किसी भी शेप का हमारा वॉल्यूम 1000 घन सेंटीमीटर आ जाता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 लीटर होती है। क्या लीटर होती है हमारे पास, 1 लीटर होती है। क्लियर है बात ये वाली,
पक्का समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि अगर मैं 1 घन सेंटीमीटर की वैल्यू निकालता हूं यहां से तो 1/1000 लीटर आती है। क्या आती है? 1/1000 लीटर। कहने का मतलब यह है कि जितना घन सेंटीमीटर आए अगर उसे हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा? इन लीटर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं, एक देखिएगा, एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करिएगा ये हमारे पास कोई क्यूबाइड है, क्यूबाइड, अभी बताऊं क्यूबाइड के बारे में नेक्स्ट पार्ट में, क्यूब क्यूबाइड सबको सेपरेट करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ये कोई क्यूबाइड है, क्यूबाइड का मतलब होता है घनाभ। कोई हमारे पास क्यूबाइड है, घनाभ है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई सपोज करो 20 सेंटीमीटर दे रखी है या 50 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई हमारी 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई सपोज करो हमारी 10 सेंटीमीटर, ये मैंने दे दिया। यानी कि लंबाई हमारे पास कितनी दे दी? 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारे पास कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमारी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। अगर मुझसे कोई वॉल्यूम पूछ रहा है इन लीटर, क्या पूछ रहा है इसमें? वॉल्यूम पूछता है इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर अगर पूछता है तो कैसे निकालेंगे इस बात को बताता हूं। अगर कोई वॉल्यूम पूछता है इन लीटर, इन लीटर का मतलब है कि ऐसा कोई ये एक्वेरियम है। एक्वेरियम का मतलब इसमें मछली पलती हैं, आपने देखा होगा घरों में, ठीक है। ऐसा कोई एक्वेरियम है, ऐसे ही एक्वेरियम होते हैं, वो रेक्टेंगुलर क्यूबाइड बोलते हैं उन्हें हम। रेक्टेंगुलर क्यूबाइड का मतलब है कि उनकी जो सामने वाला फेस होता है, 6 फेस की होती है ये, सामने वाला जो फेस होता है उस वो फेस हमारा कैसा लगता है? हमें एक रेक्टेंगुलर सा लगता है, यानी कि आयताकार सा लगता है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो देखिए क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो LBH होता है। क्या होता है? LBH होता है। LBH का मतलब 50 सेंटीमीटर। बहुत प्यार से समझनी है सारी बातें, थोड़ी सी दिक्कतें इसमें आएंगी आपको, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। उन दिक्कतों को सोल्व करने के लिए यही बेसिक पार्ट समझना जरूरी है। 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5 दूनी 10 और जी ये हमारे पास है ही 10, 1 2 3 जीरो और लग जाएंगे, 1 2 3, यानी कि ये वैल्यू हमारी हो गई। कितनी हमारा पास आ गया? 10,000 घन सेंटीमीटर। यानी कि ऐसा कोई क्यूबाइड जो 50 सेंटीमीटर लंबा हो, 20 सेंटीमीटर चौड़ा हो और 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो, उसका जो वॉल्यूम होगा इन घन सेंटीमीटर। देखिए आप किसी भी शेप का जो वॉल्यूम निकालोगे वो या तो सेंटीमीटर में निकालोगे, घन सेंटीमीटर में, या घन मीटर में निकालो, क्योंकि उसकी आपको जो डायमेंशन दी होंगी, लीटर में तो डायमेंशन दी नहीं होंगी, किलोग्राम में डायमेंशन दी नहीं होंगी। मान लीजिए मैं अगर ये क्यूबाइड की बात कर लेता हूँ, ये सामने जो मेरे पास क्यूबाइड है, अगर मैं कह लूँगी ये जो लंबाई है 1 किलो है, तो आप मान लोगे कि ये लंबाई 1 किलो होगी? आप ये नहीं मान सकते कि लंबाई 1 किलो, हाँ ये जरूर मान सकते हो कि ये लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी या 20 सेंटीमीटर होगी। यानी किसी भी 2D या 3D डायग्राम में आप ये बता दीजिए कि हमारा जो लेंथ होगी, चाहे वो लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, वो हमारी या तो सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी या mm में होगी, इसी में होगी। तो वॉल्यूम भी किस में आएगा? या तो घन सेंटीमीटर में आएगा, या घन मीटर में आएगा, या घन mm में, या घन किलोमीटर में। तो ऐसे ही किस में आया है? घन सेंटीमीटर। अगर मुझे लीटर में निकालना है तो मैंने क्या बताया था आपको कि घन सेंटीमीटर को किससे भाग कर देंगे आप? 1000 से भाग कर देंगे। अगर मैंने 10,000 को 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा किस में चेंज हो गया? लीटर में चेंज हो गया। ये 3 यहाँ पे कट जाएंगे और हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 10 लीटर। अगर पूछा गया है तो कि इसके अंदर कितना आयतन है, लीटर में आयतन बताओ, या इसके अंदर कितना लिक्विड या पानी आ सकता है, तो आप कहोगे कि ऐसी कोई आकृति जिसकी डायमेंशन ये है, उसका जो वॉल्यूम है घन सेंटीमीटर में इतना है और लीटर में इतना है। तो ये तो परफेक्ट है, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है कि अगर हमें घन सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करना है तो किससे डिवाइड कर देंगे? हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको समझ के चलते रहना है आगे। अब देखिए वॉल्यूम में मैंने आपको लीटर से, घन सेंटीमीटर से लीटर में कन्वर्जन बताया है। कभी कभी क्या होता है वॉल्यूम में ही वेट में कन्वर्जन हो जाता है। वेट का मतलब है कि अगर घन सेंटीमीटर में कोई टुकड़ा आपके पास हो, यानी कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो या लोहे का टुकड़ा हो या कोई भी ऐसा टुकड़ा हो, चाहे वो क्यूबाइड शेप का, क्यूब शेप का, आपने देखा होगा घरों में जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर का बेट अलग होता है, उस सिलेंडर को हम बेलन बोलते हैं, और जो रोटियां सेकने वाला बेलन होता है उसका बेट अलग होता है दोनों बेलन ही, लेकिन उनका क्या है? अलग अलग वॉल्यूम है। यानी घन सेंटीमीटर में उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसका कम होगा। उसका जो सिलेंडर वैसे यूज करने वाला होता है, हमारा खाना बनाने वाला ये जो सिलेंडर यूज होता है
वो हमारा मेटल का बना हुआ होता है, और जो रोटी वाला बेलन होता है वो हमारा कैसा होता है, लकड़ी का होता है। तो लकड़ी का बेलन हुआ और किसी धातु का बेलन हुआ, अगर सेम भी डायमेंशन है तब भी वेट में चेंजेस आ जाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, मान लीजिए ये कोई क्यूब है, क्यूब का मतलब कोई घन, मान लीजिए मैंने इसे घन बोल दिया अभी, ये कोई हमारा क्यूब है, घन है, मैंने कह दिया ये 20 सेंटीमीटर लंबा है, 20 सेंटीमीटर ये चौड़ा है और 20 सेंटीमीटर ही ऊंचा है, क्योंकि क्यूब की तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। क्यूब यानी क्या दिया मैंने, घन बोल दिया, ठीक है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करूंगा, सबको पता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है इसका ए क्यूब, यानी कि 1 की घात 3, अलग अलग साइडें होंगी तो एल बी एच होता है, अगर अलग अलग साइडें नहीं होती तो ए गुणा ए मल्टीप्लाई ए जो होता है वो ए क्यूब होता है, यानी 20 का क्यूब हो जाएगा। 20 का क्यूब का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 जीरो लग जाएंगे, यानी घन सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर मुझे इसमें ये पता लगाना होता था कितना पानी आएगा, यानी कितना लिक्विड आएगा, तो क्या करता मैं इसे 1000 से भाग कर देता, और 1000 से भाग करता तो कितना लीटर आ जाता, हमारा 8 लीटर आंसर हो जाता। लेकिन अगर वो सवाल में ये कह दे कि हमारे पास सपोज करो 500 या 50 घन सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो ये कह दे 10 ग्राम है, ये बोल दे आप सवाल में, ये कह दे कि एक क्यूब है, उस क्यूब का टुकड़ा अगर 50 घन सेंटीमीटर का हो तो वो कितने ग्राम का होगा, 10 ग्राम का हो, कितने ग्राम का होगा, 10 ग्राम का होगा। इतना समझ पा रहे हो? तो 1 घन सेंटीमीटर की वैल्यू बताइए क्या हुई यहाँ से, 1 घन सेंटीमीटर की 10/50 ग्राम, यानी कि 155 ग्राम, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1 घन सेंटीमीटर की वैल्यू है, मुझे कितने घन सेंटीमीटर की निकालनी है, यहाँ पर 8000 घन सेंटीमीटर की निकालनी है, तो 8000 मल्टीप्लाई 1/5 ग्राम, ये हो जाएगा, 5 से काट दीजिए आप, 5 से कट जाएगा, ये 16 बार 16 पंजे 80, 1600 ग्राम। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कि ये टुकड़ा जो होगा वो कितने ग्राम का होगा, 1600 ग्राम का होगा, जो 8000 घन सेंटीमीटर का है। लेकिन ये कंफर्म नहीं होगा कि 1600 ग्राम का ही होगा, क्योंकि हो सकता है ये टुकड़ा हमारा ज्यादा भारी मेटल का हो, ज्यादा भारी मेटल का मतलब 50 घन सेंटीमीटर की वैल्यू हो सकती है 200 ग्राम भी हो। समझिए इस बात को कि ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि हमारे पास 1000 घन सेंटीमीटर की जो वैल्यू होती है वो 1 लीटर होती है, ये कंफर्म है, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये ऐसी चीज मापी गई है, ये ऐसा मेजरमेंट मापा गया है कि अगर कोई ऐसा हमारे पास पोट है या बर्तन है जो 1000 घन सेंटीमीटर वैल्यू रखता हो तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, 1 लीटर पानी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि वेट आप खुद सोचिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, ये डस्टर हमारे पास है, सपोज करिए ये डस्टर हमारे पास है, ये डस्टर अभी लकड़ी का है तो वेट कम होगा, अगर यही डस्टर हमारा लोहे का होता तो वेट ज्यादा होता। आप मुझे बताइए, यही डायमेंशन होनी चाहिए, यानी कि ये लंबाई हो, यही चौड़ाई हो, यही ऊंचाई हो, और ऐसा ही डस्टर अगर आपका लकड़ी का ना हो के लोहे का होता तो क्या वेट ज्यादा नहीं होता, आप समझिएगा इस बात को। लेकिन अगर ये लकड़ी के मेटल का बना हुआ हो चाहे लोहे के मेटल का बना हो, इसके अंदर आने वाला पानी यानी लिक्विड वो तो बराबर ही होगा, चाहे बाहर वाली शेप हमारी, आपने देखा होगा बाल्टी घरों में होती है, बाल्टी प्लास्टिक की हो चाहे बाल्टी हमारी लोहे की हो, वेट अलग अलग हो सकता है उनका, लेकिन उसके अंदर आने वाला पानी हमारा बराबर होगा अगर उनकी डायमेंशन बराबर होंगी, यानी कि उसकी लंबाइयां या ऊंचाइयां या फिर जो रेडियस है अगर बराबर होंगी तो पानी तो बराबर आएगा, लेकिन उनका वेट क्या होगा, अलग अलग होगा। उस एग्जाम्पल से आप अच्छा समझ पाए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इस पे आते हैं। सपोज करिए मैंने आपको बताया था CSA के बारे में, CSA क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होता है ये समझिए, वक्र कर्व किसे कहते हैं, कर्व होती है घुमावकार आकृति। आपने पानी की बोतल देखी होगी, पानी की बोतल अगर बिस्लेरी की बोतल आपने देखी हो अच्छे से तो 20 रुपए की जो आती है, 30 रुपए की जो 2 लीटर की आती है, अगर आपने वो पानी की बोतल देखी होगी तो उस पर एक रैपर चिपका हुआ होता है चारों तरफ, जो जिस पर बिस्लेरी लिखा हुआ होता है। आपने देखा होगा, चाहे मैं इस मार्कर का भी एग्जांपल लेता हूं, इस मार्कर के चारों तरफ कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, यानी कि ये जो गोल चीज पर जो वो पन्नी चिपकी हुई होती है, यानी कि गोल जो हमारी नीचे से गोल होती हुई ऊपर जाती है, सिलेंडर करती है। जैसे मान लीजिए ये पानी की बोतल मैं आप यहाँ बना दूं, सपोज करिएगा ये मैं पानी की बोतल बना देता हूँ यहाँ पर ये, और इस पानी की बोतल पे एक रैपर चिपका हुआ हो, ऐसे ऐसे चिपका हुआ होगा, और यहाँ पर बिस्लेरी लिखा हुआ हो, क्लियर है बात। तो ये जो आपका पानी की बोतल पे जो ये पेपर चिपका हुआ है ये कर्व पे चिपका हुआ है, इसके क्या पे चिपका हुआ है, यानी कि एक वक्र पे चिपका हुआ है।
समझ पा रहे होंगे, यानी कि ये कर्व कैसे घुमावदार आकृति है, अगर ये कर्व नहीं होती तो कुछ ना कुछ प्लेन आकृति होती, सतह आकृति होती। सपोज करिएगा जैसे कि ये माचिस है, अगर मैं माचिस की बात करता हूँ, बहुत ध्यान समझना, अगर मैं माचिस की बात करता हूँ, माचिस पे यहाँ पर कोई ना कोई कंपनी लिखी होगी माचिस की, तो कंपनी जो लिखी हुई होगी वो कंपनी किसी गोल आकृति पे लिखी हुई नहीं होगी, क्योंकि माचिस क्या होती है, माचिस की सतह होती है, 6 सतह होती है, तो माचिस की सतह का जो क्षेत्रफल होगा वो टीएसए कहलाता हमारा, टीएसए नहीं सॉरी एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है जो सतही क्षेत्रफल है, पार्श्वीय सतह। समझिए इस बात को, सतह और कर्व में क्या डिफरेंस है। सतह क्या होती है कि जैसे कि ये हमारी माचिस, मान लीजिए माचिस के ऊपर जो कंपनी लिखी हुई होगी वो किसी गोल आकृति पे लिखी हुई नहीं होगी, एक प्लेन आकृति पे लिखी होगी, प्लेन शेप पे लिखी हुई होगी, तो वो क्या होगी हमारी एलएसए होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा। लेकिन अगर हम पानी की बोतल का एग्जांपल ले लें, पानी की बोतल पे जो चिपका हुआ रैपर होता है जिसपे हम बिस्लेरी लिखा हुआ देखते हैं, वो जो चिपका हुआ होता है वो किस पे चिपका हुआ होता है, कर्व पे होता है। जो उसने एरिया घेर रखा होगा वो क्या होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा। इस बात के एग्जांपल से मैं आपको बता सकता हूं, देखिएगा समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई बेलनाकार आकृति है, इसकी रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर है और मान लीजिए इसकी हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता, आगे बताऊंगा मैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू 7 है और एच कितना हमारे पास 10 है, देख लीजिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, यानी कि 440 वर्ग सेंटीमीटर जो इसका हुआ वो कर्व सरफेस एरिया हुआ। यानी कि इसके जो कर्व बनी हुई है, घुमावदार आकृति बनी हुई है, उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 440 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट हमारी कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों बातों को आप स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि कर्व क्या होता है और हमारा लेटरल क्या होता है। एक एग्जांपल से और बताता हूं, आप एक एग्जांपल और देखिए, ठीक है, एरिया है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में है, आप समझिएगा। चाहे हमारा एलएसए हो या हमारा सीएसए हो, उसका जो यूनिट होगा वो हमारा वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर इसमें होगा, क्योंकि ये क्या है, एक एरिया है। ठीक है दोनों एरिया ही है दोनों एरिया, लेकिन ये कर्व का है और ये लेटरल है, यानी कि ये पार्श्वीय है और ये हमारा क्या है, वक्रीय है। क्लियर है बात। ये एक एग्जांपल से और बताता हूं मैं आपको कि वक्रीय कैसे कहते हैं और पार्श्वीय कैसे कहते हैं। आपने ज्यादातर मंदिर देखे होंगे, मंदिर 2 तरह से बनाए जाते हैं। आपको बताऊं मंदिर कैसे बनाए जाते हैं। मान लीजिए मंदिर का ये बेस है, क्लियर है, ये मंदिर का बेस है। एक मंदिर तो आपको मिलेगा इस टाइप से, ऐसे बना हुआ, ठीक है ना, यानी कि जिसमें हमारी जो होंगी इस टाइप से बना हुआ होगा। आपको 3D डायग्राम है, 3D डायग्राम में बना नहीं पा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इस टाइप से, चलो मैं ऐसे मान लो झुका हुआ इस टाइप से, ऐसे करके इसका बेस होगा, इस टाइप से ऐसे मंदिर होगा। यानी कि जो इसकी सतह होंगी ऐसी वाली, ये हमारा क्या होता है, पिरामिड होता है। ये क्या होता है, मंदिर क्या होता है, मंदिर की शेप हमारी क्या होती है, पिरामिड होती है, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास सतह है ये वाली, तो ये सतह गोल नहीं है, ये 3 सतह दिख रही होंगी इसमें आपको, ये सतह क्या है, गोल नहीं है। अगर इनके एरिया की बात करेंगे तो लिटरल सरफेस एरिया कहेंगे सर, तो इनके एरिया की बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम, लिटरल सरफेस एरिया कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी आकृति हो कोन टाइप की, जो आइसक्रीम टाइप की आकृति होती, तो आइसक्रीम तो ये जो एरिया होता है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई होती है चारों तरफ, ये जो एरिया होता है, ये एरिया हमारा क्या कहलाता है, सीएसए कहलाता है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। बस इतनी सी बात समझ लेना कि अगर किसी सतह के क्षेत्रफल की बात हो रही है तो वो लेटरल सरफेस एरिया है, पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अगर किसी घुमावदार आकृति के एरिया की बात हो रही है तो वो कर्व सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, हमने बता दिया कि ये वर्ग मीटर होता है, ये क्या होता है हमारे पास, वर्ग सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आगे जाते हैं जिसे हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आगे आते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मीन्स होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए बेसिक आना बहुत जरूरी है, किसी भी कंपटीशन को निकालने से पहले आप रटना इतना जरूरी नहीं है जितना कि आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप रट के जाओगे तो कुछ ना कुछ भूल जाओगे और समझ के जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। एक बार मैथमेटिक्स पढ़ोगे या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे और सारी बातें आपको
याद रहेंगी, एग्जाम टाइम तक याद रहेंगी। अगर आप फॉर्मूले रट के चले जाओगे तो फॉर्मूले बेस्ड सवाल नहीं आते। आप सोचोगे कि फॉर्मूले बेस्ड सवाल आएंगे या किसी शॉर्ट ट्रिक बेस्ड सवाल आएंगे। अगर 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो 50 क्वेश्चनों में से 5 से 7 क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके फॉर्मूले बेस्ड या शॉर्ट ट्रिक बेस्ड होंगे। वो जमाना सारा चला गया है, अब सिर्फ जमाना है कॉन्सेप्ट का। जिसका कॉन्सेप्ट मजबूत है और उस कॉन्सेप्ट पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है मैथमेटिक्स में स्पेशली, वही कामयाब है, उसी के ज्यादा मार्क्स आएंगे। क्योंकि सवाल ऐसे नहीं पूछा जाता कि एक बेलनाकार आकृति है, उसका रेडियस ये है, हाइट ये है, उसका वॉल्यूम ज्ञात कीजिए ना। सवाल ये आएगा कि एक कुआं है, उस कुएं के अंदर उसकी रेडियस कुएं की ये है, उसके अंदर पानी 10 सेंटीमीटर तक या 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, उस कुएं का जो गीला हुआ पार्ट है, यानी कि जो मतलब गीला हो गया उस पानी से, उसका एरिया बताइए। तो उस एरिया के लिए कोई गीले हुए एरिया का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। वो फिर कॉन्सेप्ट पे जाती है बात कि वो क्या क्या उसके अंदर पार्ट गिला हुआ होगा, कि उसका क्या कर्व कितना गिला हुआ होगा, या फिर नीचे कितना गिला हुआ होगा। तो ये सारी चीजें सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिस है। तो मैं आपको बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके फॉर्मूलों पर जो काम करना, रटने पर काम नहीं करना है, कॉन्सेप्टों पे काम करना कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, किसका फॉर्मूला है ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम टोटल सरफेस एरिया पे आ जाए। देखिए कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि जो सिर्फ घुमावदार आकृति है, या लेटरल सरफेस एरिया का मतलब जो सतही आकृति है, सिर्फ उसका एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल सरफेस एरिया में आपका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया तो आ ही जाता है, उसके साथ साथ आपका आ जाता है जो बचा हुआ शेष क्षेत्रफल रहता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, इस कोण की बात करूं, कोण का मतलब ये शंकु है। अगर मैं एक शंकु की बात करता हूं तो शंकु में ये जो एरिया होगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा। ये एरिया जो घुमावदार होगा कर्व सरफेस एरिया होगा, और ये बेस है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की इसकी बात करता हूं तो टोटल सरफेस एरिया होगा जो कर्व सरफेस एरिया, ये तो होगा ही होगा। टोटल का मतलब है सारा के सारा, कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, लेकिन हमारा एरिया ऑफ द बेस भी होगा, यानी कि उसके बेस का क्षेत्रफल भी उसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। अगर हमें किसी कर्व का पता है या किसी लेटरल का पता है तो उसके साथ साथ हमें किसका पता होना जरूरी है, उसके बेस, यानी कि जो आकृति जिस पर टिकी हुई है, जो आकृति जिस पर मतलब वो रखी हुई है, उसका जो आधार है, अगर वो मुझे पता है, उसका एरिया मैंने ऐड कर दिया कर्व में या फिर लेटरल में, वो टोटल एरिया हमारा क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। और ये जो एरिया है, एरिया आपको बताया है मैंने, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, इसी में होता है। वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर, इसी में होता है। इस बात को समझने की कोशिश आपको करनी है कि हमने क्या बताया है, लेटरल सरफेस एरिया, ये एग्जांपल बता दिया मैंने आपको, कर्व सरफेस एरिया ये बता दिया जो घुमावदार आकृति होती है, और टोटल सरफेस एरिया वो होता है जो हमारा कर्व के साथ साथ या लेटरल के साथ साथ जो बेस होता है उसका एरिया भी, यानी कि इसके साथ साथ आप लेटरल सरफेस एरिया भी लिख सकते हो। क्लियर है बात ये वाली, ठीक है। तो मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए 3D में हम क्या क्या पढ़ेंगे। 3D में मैंने बताया, सबसे पहले मैं आपको क्लास दूंगा 3D में कोण की। कोण का मतलब क्या होता है, शंकु, यानी सबसे पहले हम शंकु के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद, नहीं कोण नहीं, क्या बोलते हैं, क्यूब, कोण नहीं सॉरी, क्यूब के बारे में बात करेंगे। क्यूब जो होता है हमारा क्या होता है, घन होता है। उसके बाद क्यूबाइड के बारे में बात करेंगे, घनाभ हो गया। उसके बाद सिलेंडर के बारे में बात करेंगे जो हमारा बेलन हो गया हिंदी में, और फिर कोण यानी कि शंकु, फिर स्फीयर और हेमीस्फीयर यानी कि गोला और अर्धगोला। यही 4-5 डायग्राम है। 2D में डायग्राम ज़्यादा है, 3D में कम है, यानी कि 3D में शेप्स हमारी कम है, लेकिन 3D का जो चैप्टर है थोड़ा डिपेंड करता है हमारी यूनिटों पे, यानी कि जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो सेम हो जानी चाहिए, तभी हमारा सवाल सही होगा, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया 3D का, कि 3D में क्या क्या होगा, यूनिट्स के बारे में बता दिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो क्यूब या क्यूबाइड के बारे में बताऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।